बनारस से इलाहाबाद हाईवे जाने वाले हाईवे के बीच एक कच्ची सड़क भैरोपुर गांव जाती थी। वो गांव बहुत हरा भरा और शांति प्रिय था। उस गांव में मनोहर लाल का एक परिवार रहता था। उसके परिवार में उसका बेटा अनिरुद्ध और उसकी बीवी ममता रहते थे। मनोहर के पास 50 एकड़ की खेती थी और उनका बहुत बड़ा घर भी था, लेकिन परिवार बहुत छोटा था। एक दिन मनोहर ने अनिरुद्ध से कहा, बेटा, हमारा इतना बड़ा घर है, लेकिन इस घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी शादी कर दूं। घर में एक बहू आ जाएगी, बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, जिससे हमारा घर गूंज उठेगा। ये फैसला आपने बिल्कुल सही किया। अब अनिरुद्ध शादी के लायक तो हो ही गया है और इतनी बड़ी खेती भी वो संभालने लगा है, तो अब इसकी शादी कर ही देते हैं। क्यों अनिरुद्ध, तुम इस फैसले से खुश हो ना? माँ, पिताजी, मैंने आज तक आपकी कोई भी बात टाली है जो ये वाली टालूंगा। शादी का नाम सुनते ही मन में लड्डू फूट गया होगा, और बोल तो ऐसे रहा है जैसे हम पर एहसान कर रहा है। मनोहर उसी दिन से अपने बेटे के लिए दुल्हन की तलाश करने लगा और कुछ ही दिनों बाद पंडित जी लड़की की तस्वीर लेकर उनके घर पहुंच ही गए। भाई साहब, इस लड़की का नाम राधिका है। इसका परिवार बनारस में रहता है। बहुत ही सरल और संस्कारी परिवार है। आप एक बार चल के लड़की वालों से मिल लीजिए। अगले ही दिन मनोहर अपने बेटे और बीवी को लेकर राधिका के घर पहुंचा और दोनों की शादी तय हो गई। कुछ ही महीनों बाद अनिरुद्ध और राधिका की शादी हो गई। सुहागरात वाले दिन इस गांव में तो बनारस से भी ज्यादा शांति है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा घर इतना बड़ा है, लेकिन इस घर में बहुत कम लोग हैं, जिससे मुझसे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। राधिका, तुम चिंता मत करो, हम दोनों जम के मेहनत करेंगे, और एक दिन देखना हम 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 भी हो जाएंगे। इसी तरह दोनों की जिंदगी अच्छे से कटने लगी। फिर एक रात कुछ साधु महात्मा उनके घर पहुंच गए। बेटा, हम लोग प्रयागराज से लौट रहे हैं, यात्रा पर निकले हैं। आज रात अगर आपके घर शरण मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जैसे महात्मा हमारे घर पधारे हैं, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहू, सभी के लिए खाने की व्यवस्था करो। जी पिताजी। राधिका ने सभी के लिए अकेले ही खाना बनाया। सभी साधु महात्मा खाना पीना खाकर सो गए और अगली सुबह उन सभी को आशीर्वाद देकर वहाँ से लौट गए। उनके जाने के बाद राधिका ने अकेले में अपने पति से कहा, बहुत दिनों बाद इतने सारे लोगों का खाना मैंने एक साथ बनाया, इसलिए मैं बहुत थक गई हूँ। मैं आराम करने जा रही हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तब तक खेतों में होकर आता हूँ। राधिका अपने कमरे में आराम करने लगी और अनिरुद्ध खेतों में चला गया। धीरे धीरे शाम हो गई और शाम को अनिरुद्ध के कुछ रिश्तेदार उनकी हवेली टपक पड़े। राधिका, आज तुम्हें फिर से इतने सारे लोगों का खाना एक साथ बनाने का मौका मिलेगा। मेरे मामा, मामा के लड़के, बुआ, बुआ के लड़के आए हुए हैं। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब जब इतने सारे लोग आ ही गए तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। आने से पहले बता नहीं सकते थे ये लोग? अरे यार, मेहमान बताकर थोड़ी ही आते हैं। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे घर मेहमान आते हैं। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी अकेले में ही बिता देते हैं, उनके घर कोई नहीं आता। राधिका ने रिश्तेदारों के लिए फिर से अकेले ही खाना बनाया और वो बहुत थक गई, लेकिन अब हर दिन उनके घर कोई न कोई आता ही रहता था। एक दिन राधिका इस बात से बहुत परेशान हो गई। उसने गुस्से में अपनी सास से बोला, सासू माँ, जब देखो तब हमारे घर कोई न कोई आता ही रहता है। कभी रिश्तेदार, कभी कोई संत महात्मा, कभी गांव वाले ही खाना खाने आ जाते हैं, तो कभी अनजान लोग भी आ जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये मेरा ससुराल है या धर्मशाला। अगर खाना बनाने में तुझे तकलीफ होती है तो मुझे बता दिया कर, मैं भी तेरी मदद कर दिया करूंगी। सासू माँ, सिर्फ 2 लोग मिलकर इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाएंगे हर रोज? साल 6 महीने में एक बार मेहमान आए तो ठीक लगता है। रोज रोज मेहमान नवाजी अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा तो आप अपने घर को धर्मशाला बना लीजिए, थोड़े बहुत पैसे भी आने ही लगेंगे। बहू, मुझे लगता है तू इतने दिनों से खाना बना बना कर थक गई है, जिससे थकावट दिमाग पर चढ़ गई है। चल, मैं तेरी चंपी कर देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा था। कुछ लोगों का ग्रुप रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, लेकिन वहाँ भीड़ इतनी थी कि ट्रेन में जगह ही नहीं मिल रही थी। उस ग्रुप का लीडर गजोधर लाल बोला, यहाँ ट्रेन में तो चढ़ना लगभग नामुमकिन है। टिकट होते हुए भी हम लोग ट्रेन के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। अब हम क्या करें? पिताजी, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। ट्रेन में जगह मिलना तो मुश्किल ही है। सड़कों पर भी बहुत भीड़ है। हम सबको पैदल ही प्रस्थान करना पड़ेगा। सभी यात्रियों ने पैदल ही जाने का फैसला किया। सभी पैदल ही चल दिए। चलते चलते वो लोग हाईवे पर पहुंच गए। तभी उन्हें वही कच्ची सड़क दिखाई दी। उनमें से एक आदमी बिहारी ने बोला, गजोदर चाचा, हमका लगता है ये जो कच्ची सड़क है ये शॉर्टकट रास्ता है। हमें इसी रास्ते चलना चाहिए। हो सकता है रास्ते में कोई गांव पड़े तो वहाँ हमें कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी। बिहारी लाल बिल्कुल सही कह रहा है। चलो, हम सब इस कच्ची सड़क से ही चलते हैं भैया।
सैकड़ों गांव वाले उसी कच्ची सड़क पर चलने लगे और चलते चलते मनोहर के गांव पहुंच गए। गांव पहुंचने के बाद उन्हें मनोहर की हवेली दिखाई दी। गांव वालों, हमारे बच्चे भूख प्यास की वजह से बेहोश हो रहे हैं। मुझे लगता है ये हवेली गांव के सबसे अमीर इंसान की है। ये हमारी मदद जरूर करेंगे। सही कह रहे हो चाचा, अगर हमें पानी नहीं मिला तो हम आगे का रास्ता तय नहीं कर पाएंगे और रात भी काफी हो चुकी है। मैं दरवाजा खटखटाता हूँ। बिहारी लाल ने दरवाजा खटखटाया तो मनोहर बाहर निकला। मनोहर सैकड़ों लोगों को देखकर हैरान हो गया। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी ममता, उसका बेटा अनिरुद्ध और अनिरुद्ध की पत्नी राधिका भी आ गए। अरे बाप रे, इतने सारे लोग एक साथ। मैंने तो कल ऐसे ही अपनी ससुराल को धर्मशाला बोल दिया था। देखिए, ये कोई धर्मशाला नहीं है, हमारा घर है। बहू तुम शांत रहो, मैं बात करता हूँ इन लोगों से। आप लोग कौन हैं? हमने इस गांव में आप लोगों को पहले तो कभी देखा नहीं। कहाँ से आए हैं आप लोग? भाई साहब, हम सब लोग कुंभ मेला में स्नान करने के लिए गए थे। हमारे साथ और भी लोग थे, लेकिन भगदड़ इतनी तेज मची कि वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। हम सब की टिकट होने के बावजूद हमें ट्रेन में जगह नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ थी। वहाँ बहुत अफरा तफरी मच गई थी। अगर हम जबरदस्ती ट्रेन में बैठते तो कुछ लोग और अपनी जान से हाथ धो बैठते। इसीलिए हमने पैदल ही चलने का फैसला किया और चलते चलते हम आपके गाँव पहुँच गए। ये तो बहुत बुरा हुआ आप लोगों के साथ। अभी आप लोग सुरक्षित तो है ना? हाँ, जब तक बस ऊपर वाला चाहेगा हम लोग तभी तक सुरक्षित हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं बची कि हम पैदल एक कदम भी चल सकें। 24 घंटे से हमने कुछ नहीं खाया। चिंता मत कीजिए, आप लोग हमारी हवेली में ठहर सकते हैं। यहाँ आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। बहू, इन सबको पानी पिलाओ और खाने पीने का भी इंतजाम करो। सासू माँ, सैकड़ों लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी? हमारा घर तो सच में धर्मशाला ही बन गया। इससे पहले कि उसकी सास कुछ बोल पाती, उसे भीड़ में मौजूद सभी औरतों ने कहा, आज के जमाने में आप जैसे लोग मिलते ही कहाँ हैं? आप लोग इंसान नहीं बल्कि भगवान हैं। इस हवेली में जितने मर्द हैं वो देवता हैं और जितनी स्त्रियां हैं वो साक्षात देवी स्वरूप हैं। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम सभी औरतें खाना बनाने में आपकी मदद करेंगे। आपको लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं एक साथ मिलेंगी। उनकी बातों का असर राधिका पर बहुत गहरा हुआ। राधिका ने उन औरतों से कहा, हम लोग कोई भगवान नहीं है, हम लोग भी इंसान हैं। आजकल लोगों के अंदर बुराइयां इतनी बढ़ गई है ना कि कोई भी इंसान हल्की सी भी अच्छाई कर देता है तो वो लोगों की नजर में भगवान बन जाता है। चलिए, आप सब लोग मेरे साथ चलिए, हम सब लोग मिलकर खाना बनाएंगे। आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मनोहर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। राधिका ने उन सभी औरतों के साथ मिलकर खाना बनाया। मनोहर और अनिरुद्ध ने उनके बैठने और लेटने की व्यवस्था की। थोड़ी देर बाद राधिका ने अनिरुद्ध को रसोई में बुलाया। अनिरुद्ध जी, खाना बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है राधिका, माताओं और बहनों, आप लोग भी बाहर आ जाइए, थक गई होंगी। उसके बाद मनोहर के पूरे परिवार ने मिलकर उन सभी को बड़े ही प्रेम से खाना खिलाया। सबकी थकावट भी दूर हो गई। आप सभी लोग थक गए होंगे और खाना खाने के बाद नींद भी आ रही होगी। अब रात में तो आप लोग सफर करेंगे नहीं, इसलिए आप सब लोग यहीं पर सो जाइए। हम सब भी आपके साथ यहीं सोएंगे, फिक्र मत करिए। और कुछ ही घंटों बाद सब वहीं आंगन में ही एक साथ सो गए। राधिका और अनिरुद्ध अभी तक जाग रहे थे। अनिरुद्ध जी, आज तो सच में हमारा घर धर्मशाला जैसा ही लग रहा है, लेकिन आज मुझे जरा भी थकावट नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार मुझसे अनजाने में कोई अच्छा काम हुआ है। चलो, कम से कम तुम्हें समझ तो आया। राधिका, इस संसार में लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है।